नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 13 मई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का एक वीडियो होगा। वीडियो में क्या सब हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग न्यूक्लियर अटैक के बारे में डिटेल में समझेंगे और चर्चा में क्यों है इसको भी देखेंगे हम लोग, और ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में समझेंगे। एक डिटेल आर्टिकल आया है ई कचरा पर, इलेक्ट्रॉनिक कचरा पर, उसको भी हम लोग देखेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे सारे के सारे, प्रीलिम और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये पीटी में भी जो फैक्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको कि न्यूक्लियर लीक में आखिरकार क्या लीक होता है, जो चर्चा में है ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात से किराना हिल्स है, किरना हिल्स भी इसको कहा जाता है, किराना हिल्स है इस्लामाबाद के समीप में, जहाँ पर भारत के एयरफोर्स ने ब्रह्मोस अटैक किया और शायद उसमें ऐसा माना जा रहा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी जो है पाकिस्तान का, उसको हिट कर दिया है हमने और वहाँ से न्यूक्लियर लीक हो रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये न्यूज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी हिसाब से मनी कंट्रोल का भी न्यूज़ है। CNN के भी रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि जो अमेरिका के न्यूक्लियर टेस्टिंग वाले जहाज़ हैं, जो इसको इसी प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि न्यूक्लियर अटैक होने की संभावना में वो वहाँ पर पहुँच के और वहाँ पर जांच पड़ताल करते हैं, वो जहाज़ पाकिस्तान में मौजूद है। 2 दिन पहले ही वो पहुँचे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो यही कारण माना जा रहा है कि न्यूक्लियर लीक्स वहाँ पर हो रहे हैं। न्यूक्लियर लीक्स क्या होते हैं इसको भी डिटेल में हम लोग समझेंगे और ये बहुत ही बड़ा अपडेट है। और अगर इस तरह की बातें अगर सच साबित होती हैं तो बहुत बड़े स्तर पर नुकसान और तबाही हो सकता है अपने पड़ोसी देश में। इसको हम लोग देखेंगे। एक चीज़ और चल रहा है 70 बीपीएससी को लेकर के, 1500 के करीब में 71 बीपीएससी को लेकर के कि 1500 के करीब में सीटें आने की संभावना है। मैं आपको यही बोलूँगा कि सीटें 1500 आए या 500 आए, प्रीलिम में सेलेक्ट होंगे, मेंस में सेलेक्ट होंगे और फाइनल नौकरी तो आपको चाहिए ही। क्योंकि आपको अगर 500 सीट आता है, क्या आप फॉर्म नहीं डालेंगे? क्या बिल्कुल डालेंगे। क्या 200 आता है तो आप नहीं डालेंगे? क्या 68 बीपीएससी आपने नहीं भरा था? क्या बिल्कुल दिया था, उसमें तो सीटें कम थी। तो ऐसा नहीं होता है, सीटें इसलिए बस होता है कि भाई हाँ, इसमें SDM का भी सीट है, DYSP का भी सीट है। अगर वो नहीं होंगी तो क्या आप एग्ज़ाम नहीं देंगे? क्या ये चीज़ उनके लिए होती है कि SDM DYSP है या नहीं है, जो सेलेक्टेड ऑलरेडी हैं, है ना, उनके लिए ज़्यादा मायने रखते हैं। SDM अगर सीट आता है तो जो ऑलरेडी सेलेक्टेड बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। बाकी सभी लोग तो एग्ज़ाम देंगे ही, भले ही सीट कम आए, ज़्यादा आए, या फिर आपके मन चाहे सीट आए ना आए। ज़रूरी होता है तैयारी करना। किस हिसाब से करें? अभी हाइब्रिड मोड में कीजिएगा, मेंस के लिए पढ़िएगा और प्रीलिम के लिए 1 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है अभी तैयारी करने का। शुरुआत में 2 मिनट इसीलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं क्या करें। अभी सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, आप सब्जेक्ट को पढ़ें, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आपको लास्ट में रिवाइज़ के समय ये ना लगे कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। और पढ़ाई करते के दौरान 1 घंटा से 1.5 घंटा राइटिंग पर दें, 1-1.5 घंटा पीटी के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। कहाँ से करें? PYQ कीजिए, लूसेंट कीजिए, घटना चक्र कीजिए, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज मैं अभी आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, कोचिंग का माया जाल है, बहुत बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करके आपको शामिल कर रहे हैं, बिना पढ़े आप टेस्ट देने भी जा रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, ये सही स्ट्रेटजी नहीं होता है। कृपया पढ़िए, पढ़ने के पश्चात आप टेस्ट सीरीज़ दीजिएगा। अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, सिलेबस पूरा हो गया है, पूरा पढ़ लिया है आपने जनवरी के बाद से अभी तक में, तो फिर आप टेस्ट सीरीज़ दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। कोई सही तरीका नहीं होगा। एटलीस्ट मई तो पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ देना सही रहेगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्या है आज का पहला न्यूज़, तो यही है जिसमें कल प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, उसमें भी उन्होंने एक शब्द क्लियर कर दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। आप न्यूक्लियर छत्र छाया के नीचे रह करके आतंकवादी हमले करें भारत में, ऐसा नहीं चलेगा। यह स्पष्ट कहा गया है। प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ और बोला कि अब बात केवल और केवल POK पर होगा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही केवल और केवल बातचीत किया जाएगा। उन्होंने बोला कि हम कोई बात नहीं करेंगे जब तक आतंकवादी हमले और आतंकवादी गतिविधियों को आप रोकते नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, मुझे बताना पड़ेगा ना कि राष्ट्र के नाम संबोधन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, अभी भी जारी है, स्थगित किया है हमने, उसको ख़त्म नहीं किया है। हम आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो अब ये नया नॉर्मल होगा कि हम आपको सप्ताह में, 2 सप्ताह में या मंथली इंस्टॉलेशन में मिसाइल अटैक करते रहेंगे। और ऐसी ऐसी जगह पर किया है हमने,
वो अभी गिन ही रहे होंगे कि कहाँ कहाँ पर किया है। नूर खान एयरबेस पर जब हम अटैक कर सकते हैं तो कहीं पर भी कर सकते हैं। कई सारे न्यूज़ चैनल ने यह भी न्यूज़ ब्रेक किया कि जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं, जब नूर खान एयरबेस पर अटैक किया गया उसके बाद वो बंकर में जाकर के छुप गए थे कुछ देर के लिए। बातें यहाँ पर ये हो रही है कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये चीज़ स्पष्ट किया कि अब नया नॉर्मल यही होगा। हम कभी भी आपको आपके हरकतों के लिए सज़ा दे सकते हैं, आपको अटैक कर सकते हैं, ये एक नया नॉर्मल होगा। कुछ टर्मिनोलॉजी हमारे निकल करके आया है। देखिए यही है वो किराना हिल्स, जिसे माना जाता है कि अंडरग्राउंड, इसके अंडरग्राउंड में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रखा है और इसके बारे में यूएस को पता है, उसी का पाला पोसा हुआ है, उसको पता है कि क्या है ये। यहाँ पर ब्रह्मोस ने शायद हिट किया है, ऐसा माना जा रहा है। कल का अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा डीजीएमओ का, तो उसमें वो मुस्कुरा रहे थे जब उनसे सवाल पूछा गया तो टाल गए। स्पष्ट दिख रहा था कि बहुत कुछ ऐसा है जो सामान्य लोगों को नहीं बताया जा रहा है। किराना हिल्स के एरिया में सरगोधा है, इसका नाम क्या है, सरगोधा एयरबेस के समीप ही है ये। यहाँ पर हिल को हिट करने पर पता चला है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी वॉरहेड जो है वो शायद हिट हो गया है। समझने की बात यह है कि किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब को आप किसी दूसरे बॉम्ब से हिट करके डेटोनेट नहीं कर सकते हैं। डेटोनेट करने के लिए उसके अलग अलग हिस्सों को जोड़ करके तैयार किया जाता है, तब फिर वो डेटोनेट हो सकता है। डेटोनेट का मतलब है ब्लास्ट हो सकता है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सारे हिस्सों को जोड़ करके रखा गया था पाकिस्तान के द्वारा? अगर ऐसा किया गया था तो क्या वो न्यूक्लियर अटैक के तैयारी में था? ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब जो होते हैं वो जोड़ करके नहीं रखे जाते हैं। भारत के एक पूर्व डीजीएमओ हुए हैं, KGS ढिल्लोन नाम है उनका। जब उनसे पूछा गया कि न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे पता चलता है कोई देश अटैक करने वाला है, उन्होंने बोला कि कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है उसको हिस्सों में बांट करके रखा जाता है। उसका एक हिस्सा मुंबई में, एक हिस्सा दिल्ली में, तो एक हिस्सा हो सकता है कहीं और पर रखा हुआ हो। मैं उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। जब अटैक की बारी आती है तो सभी हिस्सों को पहले असेंबल किया जाता है, लाया जाता है, जोड़ा जाता है, तब फिर अटैक किया जाता है, तब फिर वो डेटोनेट हो सकता है। अलग अलग हिस्से किसी काम के नहीं होते हैं, वो बेकार होते हैं। तो यहाँ पर यह माना जा रहा है कि किराना हिल्स में उनको असेंबल करके ऑलरेडी रखा हुआ था पाकिस्तान ने, जिस पर शायद हिट हो गया है। ब्रह्मोस के कारण से हिट हो गया। ब्रह्मोस को किसी भी स्तर के बंकर को भेदने के लिए उपयोग किया जा सकता है। 10 मीटर से 4 मीटर तक की मोटी कंक्रीट की वॉल को भी ब्रह्मोस हिट कर सकता है, उसको भेद सकता है। तो ज़रा समझेंगे न्यूक्लियर ब्लैकमेल क्या है। मान लीजिए आपसे सवाल पूछे कि पाकिस्तान के द्वारा बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया जाता है, इसके कारण, इसके समाधानों का स्पष्ट करें। पहला तो सवाल ये पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है कि न्यूक्लियर लीक्स क्या होते हैं, क्योंकि संभावना है कि यहाँ पर न्यूक्लियर लीक्स हुए हैं। इजिप्ट का भी एक प्लेन है जिसका काम यही है कि न्यूक्लियर लीक्स के बारे में पता करना कि न्यूक्लियर लीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वो प्लेन भी पाकिस्तान में 2 दिन पहले ही पहुंचे हैं। इसलिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आधिकारिक रूप से पुष्टि कोई भी नहीं कर रहा है, ना तो भारत कर रहा है, ना पाकिस्तान कर रहा है, ना अमेरिका कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी घटनाक्रम हो जाएगी। CNN ने भी रिपोर्ट किया है। देखिए क्या है न्यूक्लियर ब्लैकमेल, क्या कहा जाता है कि कोई भी देश या नॉन स्टेट फैक्टर जो होते हैं उनके द्वारा किसी दूसरे देश को या किसी दूसरे पार्टी को अगर न्यूक्लियर हमले के डर के भय के कारण से ब्लैकमेल किया जाता है, उसी को कहा जाता है न्यूक्लियर ब्लैकमेल कहा जाता है। या परमाणु निरोध न्यूक्लियर डिटेरेंस से अलग है, क्योंकि निरोध का उद्देश्य हमले को रोकना होता है, जबकि न्यूक्लियर ब्लैकमेल में धमकी देकर राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक लाभ हासिल करने की कोशिश की जाती है। कभी आपने देखा है कि पाकिस्तान के बहुत सारे नेता जो हैं वो आएंगे सामने, यही बोलते हैं कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बना रखे हैं, 5 ग्राम के न्यूक्लियर बॉम्ब, 250 ग्राम का न्यूक्लियर बॉम्ब बना रखे हैं। मुझे हमेशा संदेह होता है इनके IQ लेवल पर कि क्या IQ लेवल है। पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। बहुत सारे कारण हैं उसके। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो उसने डिस्क्लोज़ नहीं किया है। न्यूक्लियर पॉलिसी होता है, पॉलिसी मतलब नीति, कि हम कब अब इसको उपयोग करेंगे। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया था अंतिम बार, और 12 मई को ही किया गया था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही किया गया था, तो इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन बुद्धा स्माइलिंग, ऐसे करके नाम दिया गया था। उसमें ये चीज़ बोला गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। पहला चीज़ ये कहा गया था, मतलब कि हम आप पर पहली वॉर में न्यूक्लियर का उपयोग नहीं करेंगे। अगर आप हम पर करे हुए या करने की तैयारी करेंगे तो भी
देखिए यहाँ पर स्पष्ट करता हूँ, अगर वो हम पर पहला यूज कर देते हैं तो हमारा तो नुकसान कर ही देंगे। उसके पश्चात क्या हम करेंगे, क्या क्या यही है फर्स्ट यूज़ का मतलब? बिल्कुल भी नहीं। फर्स्ट यूज का मतलब ये भी माना जाता है कि आप फर्स्ट यूज करोगे या करने की तैयारी करोगे और हमें पता चलेगा कि आप तैयारी कर लिया है आपने और हम पर अटैक करने वाले हैं, तो उससे पहले हम अटैक कर सकते हैं। ये हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी है। दूसरा ये है कि न्यूक्लियर पॉलिसी में ये भी है कि जिस देश के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, हम उन पर अटैक न्यूक्लियर का उपयोग नहीं करके करेंगे। यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब का उपयोग केवल उन्हीं देशों पर करेंगे जिनके पास में ये अभी भी मौजूद है, जैसे पाकिस्तान भारत के पड़ोस में और चीन है, 2 देश हैं जिनके पास में न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये जो देश हैं इनको सुरक्षित करने के लिए कि आपको हमसे कोई खतरा नहीं है और आप भविष्य में बनाए भी ना, इसके लिए ही हमने न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में ऐसी पॉलिसी को रखा था। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, नो फर्स्ट यूज़ का उसके पास पॉलिसी नहीं है। उसके पास पॉलिसी है कि हमारे न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड होगा। थ्रेशोल्ड का मतलब अनडिफाइन एक फैक्टर रखेंगे कि अगर हमारा इससे ज़्यादा नुकसान हो गया तो हम उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब का उपयोग कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड इसलिए कहा जाता है कि एक सीमा तक हम बर्दाश्त करेंगे, कोई भी देश हम पर अटैक करेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब का उपयोग कर लेंगे। दूसरा उसका है कि हमारे एग्जिस्टेंस पर अगर खतरा उत्पन्न होता है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये 2 चीज़ उसने बना करके रखा हुआ है। थ्रेशोल्ड अनडिफाइन है कि किस सीमा तक वो बर्दाश्त करेगा। अब जब उसने इस प्रकार की नीति अपनाई तो हमें भी एक नीति बनानी पड़ी। कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा, स्लाइड लगा करके शेरो शायरी में कर सकता हूँ, लेकिन इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इसी कारण से कि आपको कंटेंट मिले, 4 पेज लिखने लायक। बीपीएससी मेंस में 4 पेज में आंसर लिखना होता है। जब उसने इस प्रकार की नीति अपनाई कि थ्रेशोल्ड यानी कि एक सीमा तक हम बर्दाश्त करेंगे, तो हमने नीति अपनाई जिसको कहा जाता है कोल्ड स्टार। टर्मिनोलॉजी है कोल्ड, COLD, कोल्ड स्टार। कोल्ड स्टार रणनीति हमने अपनाई। क्या है ये बिपिन रावत जी का माना जा रहा है कि ये उनका दिमाग है। खैर देखते हैं, उस पर भी आएंगे हम लोग। कारण क्या है, तो बहुत बड़े स्तर पर हमें ब्लैकमेल किया गया है, बहुत बार किया गया है। उसका उदाहरण भी आपको पता ही होगा। कश्मीर विवाद है, पाकिस्तान की परमाणु नीति है, आतंकवाद का समर्थन, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। कुछ ऐसे कारण हैं जिसके कारण से क्या होते हैं, बार बार हमें ब्लैकमेल किया जाता है कि हम आप पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। भारत पाकिस्तान के संदर्भ में न्यूक्लियर ब्लैकमेल का समाधान क्या है, तो कूटनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता है कि हम इतना अच्छा रिलेशन बना लें कि हम एक दूसरे देश पर कभी भी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। एक हम ये संधि कर सकते हैं ना कि हम देश जो है आपस में कभी भी न्यूक्लियर बम का उपयोग नहीं करेंगे। हालांकि ये दूर का हो गया, सुहावने सपने हो गए, लेकिन ऐसा कर तो सकते ही हैं। आत्मविश्वास निर्माण का उपाय कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान आपस में न्यूक्लियर फैसिलिटी के लोकेशंस को शेयर करते आए हैं। बहुत वर्षों तक उन्होंने शेयर किया है कि हमने यहाँ पर अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रखे हैं, जिससे भूल चूक में भी ऐसी जगहों पर अटैक न किया जाए जिससे बड़े स्तर का नुकसान ना हो। आत्मविश्वास निर्माण उपाय हम कर सकते हैं, लेकिन ये तो तब होगा ना जब आत्मविश्वास के लिए बातचीत होगी। यहाँ पर तो हमने नीति रखी हुई है कि अगर आप हम टेरर्स के द्वारा परेशान करेंगे तो हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता जैसे अमेरिका या UN या फिर वैश्विक दबाव उत्पन्न कर सकते हैं हम, जिसके द्वारा पाकिस्तान का डीन्यूक्लियराइजेशन कर सकते हैं, यानी कि उसके जो न्यूक्लियर हथियार हैं उसको हम समाप्त करवा सकते हैं दुनिया के दबाव के द्वारा। ये कैसे संभव है, तो एक जो दबाव हम बना सकते हैं कि पाकिस्तान में सरकार जो है उसके हाथों में न्यूक्लियर की चाबी नहीं है। चाबी किसकी है, तो पाकिस्तान की आर्मी के हाथों में, और पाकिस्तान की आर्मी जो है आतंकवाद को समर्थन देती है। इसलिए ऐसी संभावना है कि नॉन स्टेट एफेक्टर्स जो होते हैं उनके हाथों में ये न्यूक्लियर का हथियार जा सकता है। इस प्रकार की रणनीति को अगर दुनिया भर प्रसारित किया जाता है, जो किया भी है भारत ने, तो वैश्विक दबाव उत्पन्न होता है कि आप अपने न्यूक्लियर हथियार को नष्ट करें। सैन्य उपाय क्या है, भारत का कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन सिद्धांत, ये क्या है, त्वरित कार्रवाई में जो हमने अभी किया है, त्वरित कार्रवाई के द्वारा भारी नुकसान पहुंचाना और वापस आ जाना, उसके थ्रेशोल्ड को पहुंचे बिना, कि उसका थ्रेशोल्ड है ना कि आप हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाओगे तो हम न्यूक्लियर बम का उपयोग कर लेंगे, ज़्यादा दिनों तक युद्ध को लंबा खींचेंगे।
इसके लिए हमने क्या बनाए, तो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाए, IBG जिसको कहा जाता है, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, यानी कि एकीकृत युद्ध के ग्रुप होते हैं। ये इसमें तीनों सेनाएं शामिल होती हैं और त्वरित रूप से, यानी कि विद इन आवर और 2 आवर में हम अटैक कर सकते पूरे डिवीज़न के साथ में पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया को और उसके अंदरूनी भाग को, और अटैक करके वापस आ सकते हैं, जिससे उपयोग के लिए, न्यूक्लियर उपयोग के लिए समय ही ना मिले, उससे पहले ही हम वापस आ जाएं। जो हमने 7 तारीख को किया, उसके 9 ठिकानों को हिट किया, और हमने 10 तारीख को भी किया है। जब हमारे बीच बातचीत ये हो गई कि हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम युद्ध विराम पर जाने वाले हैं 10 बजे से। तो 10 बजे से ठीक 1.5 घंटा पहले हमने उसके 4 एयरबेस को अटैक किया। ये इसी नीति का उदाहरण था, त्वरित रूप से अटैक करो और वापस आ जाओ। न्यूक्लियर बॉम्ब तक हम पहुंचने की संभावना से ही वापस आ जाते हैं। तो इसको कहा था कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन माना जाता है इसको, जिसमें इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए गए, जिसका उपयोग किया जाता है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को आगे बढ़ाने के लिए। हुआ क्या था, दरअसल में संसद भवन पर जब अटैक हुआ था 2001 में, तो उसके पश्चात से ये चीज़ हुआ था कि भारत पाकिस्तान के बीच में सेनाएं आमने सामने आ गई थी, युद्ध का माहौल फिर से बन गया था। लेकिन हमें सभी सेनाओं को शिफ्ट करते करते हुए LOC या इंटरनेशनल बॉर्डर पर इतने समय लग गए, महीने भर का समय लग गया कि फिर कुछ हो नहीं पाया, फिर ये मामला ठंडा पड़ गया। उसके बाद हमने अपनी युद्ध की रणनीति में सुधार किया। हमने सोचा कि हमें सारे ठिकाने पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास और उत्तरी बॉर्डर के आसपास बनाने चाहिए, जिससे इमरजेंसी में हम तुरंत विद इन आवर जो है वो अटैक के लिए तैयार हो सकें। समझिएगा इस चीज़ को। ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती, ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल जो होते हैं, ये स्ट्रेटजिक मिसाइल माना जाता है। ये युद्ध को बदल देते हैं, जैसे कि बदल दिया है उन्होंने। आतंकवाद विरोधी रणनीति हम अपनाएं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो ऑपरेशन है ये हमें बार बार करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? अगर आप टेररिस्ट हमला करवाओगे या करोगे, हम आपको मारेंगे। सीधी सी बात। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए उसमें ये बताया गया कि पहलगांव में उनका ही हाथ था, उनके ऑफिसर बोल रहे हैं ऐसा। तो उसके बाद से ये स्पष्ट हो गया कि भारत में जो लोग पहलगांव को लेकर के, पहलगांव नहीं, पुलवामा को लेकर के, पुलवामा हमला 2019 को लेकर के भारत सरकार के ऊपर में हाथ उठा रहे, उंगली उठा रहे थे कि हमने अपने खुद से मारे हैं, उसको भी जवाब उन्होंने ही दे दिया है। तो यानी कि वो ऐसा करते आए हैं और आगे भी करने की संभावना है। कैसे रोका जा सकता है? आप आतंकवादी हमले करेंगे तो हम मिसाइल अटैक करेंगे, जैसा इजराइल की रणनीति होती है। परमाणु सुरक्षा और पारदर्शिता, परमाणु सुरक्षा पर सहयोग स्थापित कर सकते हैं हम, पारदर्शिता को बढ़ा सकते हैं। IAEA और WANO जैसे संगठन के साथ सहयोग किया जा सकता है, जो एक उदाहरण हो सकता है। और ये संगठन जो हैं ये देखरेख कर सकते हैं कि हथियारों का किस लिए उपयोग किया जाएगा, किस स्तर के हथियार मौजूद हैं, कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं और कहाँ पर जाकर के रोकना है। कश्मीर मुद्दे का समाधान, वैश्विक कश्मीर कोई मुद्दा नहीं है। POK मुद्दे का समाधान करने के लिए हमें बातचीत करना पड़ेगा। वैश्विक परमाणु नीतियाँ जैसे CTBT और FMCT जैसे समझौतों पर विचार करना चाहिए, ताकि परमाणु हथियार के होड़ को हम कम से कम कर सकें। ये आपको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अब वर्तमान की स्थिति क्या है? तो वर्तमान की स्थिति, भारत के प्रधानमंत्री जी ने कल बोला है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा। यानी कि अगर आप चाहोगे कि न्यूक्लियर आपके पास हथियार है और आप कुछ भी करो, तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसी में क्या है, इसी से संबंधित न्यूक्लियर रेडिएशन लीक क्या होते हैं। अगर आपसे प्रीलिम एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन लीक में क्या क्या लीक होता है, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। दरअसल में रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। इनको रेडियो एक्टिव क्यों कहा जाता है? जैसे यूरेनियम 238, 238 का उपयोग किया जाता है किसमें? तो एटम बम बनाने के लिए किया जाता है। 238 जो होते हैं इसका उपयोग किया जाता है। ये वैसे पदार्थ होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, और इनको अगर आप स्वतंत्र रूप से कहीं पर भी रख देते हैं तो ये रेडियो एक्टिव जो इमिशंस होते हैं उनको इमिट करते हैं, यानी कि अल्फा बीटा गामा की किरणें स्वतः ये उत्सर्जित करते हैं। एक रूम में अगर यूरेनियम रखा हुआ है तो उस रूम का टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ जाएगा। इसी को रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। न्यूक्लियर रेडिएशन में यही रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं, रेडिएशन अनियंत्रित हो जाता है, यानी कि पहले तो इनको नियंत्रित करके रखा जाता है, धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, किसी भी कारण से, मानवीय कारण से, प्राकृतिक कारण से, जैसे जापान में फुकुशिमा परमाणु संयंत्र जो था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था 2011 के सुनामी में, तो प्राकृतिक कारणों से क्या हो गया था, रेडिएशंस लीक होने की संभावनाएं जताई गई थी और उसको फिर लीक भी किया गया था, पूरे इलाके को सील भी किया गया था।
रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे आयोडीन 131 ये लीक होते हैं, सीजियम 137, स्ट्रोंशियम 19 और ट्रिटियम निकल आते हैं जो हवा, पानी और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं और ये मानवों को डायरेक्ट ये क्या कर सकते हैं, इम्पैक्ट डाल सकते हैं। क्या इम्पैक्ट होता है? तो त्वचा से संबंधित बीमारी, घर में रह रहे बच्चों के ऊपर प्रभाव, आँख कान के ऊपर प्रभाव, हेयर आपके गिर सकते हैं अचानक से, ये सारे के सारे इसी के कारण से होते हैं। मानवीय त्रुटि हो सकता है, बहुत बड़े स्तर पर हुआ भी है कई बार कि भाई मानवीय त्रुटि के कारण से न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होने शुरू हो जाते हैं। रूस के सरों में 2015 में एक शोधकर्ता ने गलती से क्रिटिकल मास से अधिक रेडियोधर्मी सामग्री जोड़ दिया, जिससे 1000 रैम न्यूट्रॉन की खुराक मिली और जिससे क्या हुआ कि भाई लीक हो गया था। प्राकृतिक आपदाएं जैसे फुकुशिमा जापान में हुआ था, वो प्राकृतिक आपदा का उदाहरण माना जाता है। संरचनात्मक विफलता, कई बार जो न्यूक्लियर संयंत्र होते हैं उसमें कुछ दरार उत्पन्न हो जाए या जो मशीन है वो काम नहीं करे सही से, तो वहाँ पर आप मान सकते हैं कि स्ट्रक्चरल विफलता के कारण से ऐसा काम हो गया है। साइबर हमले और युद्ध के कारण से भी ऐसा होता है। रक्सनेट वायरस 2010 में ईरान के परमाणु संयंत्र को निशाना बनाया गया था इजराइल के द्वारा और ये स्वतः रूप से क्या हो गए तो बर्बाद हो गए थे। 2025 भारत के सटीक स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के किराना हिल्स में संदिग्ध परमाणु स्थल से रेडिएशन लीक की अफवाहें सभी जगहों पर देखी जा रही हैं और ये अफवाहें इसीलिए क्योंकि सरकार के पास इतना गट्स नहीं कि इसकी पुष्टि कर सके। किस सरकार के पास? तो अपने पड़ोसी देश के सरकार के पास में। हम तो कभी इसकी पुष्टि नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारा देश तो नहीं है, जिसका देश है वो जाने, लेकिन वो पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ना तो अमेरिका कर रहा है क्योंकि उसको भी पता है कि हमने कहाँ पर हिट किया है। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है जिसके पास अमेरिका का DOE विमान वहाँ पर भेजा गया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का विमान है जो इसीलिए डिजाइन ही किया गया इस विमान को कि वो रेडिएशन लीक के संदर्भ में वहाँ पर जा करके जांच पड़ताल कर सके। उपकरण की खराबी, अमेरिका में मेंटियोसॉल परमाणु संयंत्र 2023 में 4 लाख गैलन ट्रिटियम युक्त पानी लीक हुआ था, हालांकि इसे साइट पर ही नियंत्रित कर लिया गया था। ये आपको उपकरण की खराबी के भी उदाहरण मिल रहे हैं। प्रभाव क्या होता है? स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। त्वचा मतली, उल्टी, त्वचा जलना, चेरनोबिल में हुआ था, 28 लोग रेडिएशन विषाक्तता से मारे गए थे। दीर्घकालिक प्रभाव जैसे कैंसर, मोतियाबिंद, ये सब चीज़ भी हो सकती है। थायराइड हो सकता है, हृदय रोग जनरेट कर सकता है। ये मछलियाँ EU मानक से 60 गुना अधिक रेडियोधर्मी पाई गई हैं। चेरनोबिल के झील के पास में जो मछलियाँ हैं उनको तक दूषित कर दिया, यानी कि प्रकृति के चीज़ों को भी, मानव को भी, पेड़ पौधों को भी, जीव जंतुओं को भी, सबको नुकसान पहुँचाता है ये। जर्मनी 2007 के एक अध्ययन ने दिखाया कि परमाणु संयंत्र के पास रहने वाले 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर का खतरा बना हुआ रहता है। पर्यावरणीय प्रभाव भी है, मिट्टी, पानी, हवा प्रदूषित हो जाता है। सामाजिक व आर्थिक प्रभाव भी पड़ता ही होगा इसका। हाल के उदाहरण क्या है? तो हाल का पाकिस्तान 2025 का उदाहरण मान सकते हैं, ऑफिशियल पुष्टि भी जल्द ही हो जाएगी। फिनलैंड का आप उदाहरण मान सकते हैं, रूस का और UK का 2019 से 2024 के दौरान सेलाफील्ड में मैग्नस सिलो से 2019 से रेडियोधर्मी रिसाव हुआ था, हालांकि ये छोटे स्तर पर रेडियोधर्मी रिसाव हुआ था। ओके, ये पूरा टॉपिक 100 उदाहरण सहित मैंने आपको पढ़ाया है, कृपया करके इसको ध्यान में रखें, कृपया इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है ब्रह्मोस के बारे में है। ब्रह्मोस को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्व का हमारे पास एक हथियार है जिसको हम बहुत वर्षों से बना और अब इसका उपयोग भी कर रहे हैं और बेच भी रहे हैं। हम किसको हमने बेचा है? तो फिलीपींस को हमने बेचा है। दुनिया का पहला ग्राहक वही था ब्रह्मोस का। अब बहुत सारे ग्राहक लाइन में भी लगने वाले हैं क्योंकि सबको पता चल गया कि क्या है ये हथियार। देखिए ब्रह्मोस के बारे में क्या है, यही है ब्रह्मोस। कल इसके संयंत्र का, बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? तो लखनऊ के सरोजनी नगर में उद्घाटन किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसको दुनिया का पहला और आखिरी, अभी तक इसके तुलना में सटीक कोई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं बनाया गया है। इसके आस पड़ोस में कुछ मिसाइल स्थित हैं, मतलब कि इसके रेंज के आस पड़ोस में, लेकिन तकनीकी स्तर पर जिस प्रकार का ये है वैसा अभी भी कोई नहीं है। कुछ लोग बनाने का प्रयास अवश्य कर रहे हैं लेकिन फिर भी अभी तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया का सबसे तेज और उन्नत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक माना जाता है जिसे भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। बहुत दिनों से इसका काम चल रहा था विकसित करने का। संयुक्त उद्यम है, 1988 में उन्होंने बनाना शुरू किया DRDO ने, और मशीनोस्ट्रोस्निया ये रशियन भाषा का एक शब्द है, वहाँ की एक संस्था है जिसके द्वारा इसको बनाने का प्रयास शुरू किया गया था 1998 में 1999 में 1998 में शुरू किया गया था, 98 में शुरू किया गया था। अब हम ब्रह्मोस 2 भी बना रहे हैं जिसका रेंज 1500 किलोमीटर तक का होगा और स्पीड 8 मैक की होगी। 8 मैक की स्पीड होगी। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या?
ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इस परियोजना को परिचालित करती है, जो दोनों देशों के तकनीकी विशेषज्ञों का मिश्रण है। यह मिसाइल रूस की P-800 ऑक्किस क्रूज मिसाइल की तकनीक पर आधारित है, लेकिन इसे भारतीय और रूसी वैज्ञानिकों ने और भी ज़्यादा उन्नत बनाया है। विशेषताएं क्या क्या हैं? विशेषता आपसे पूछी जा सकती है। गति, ये गति कई बार पीटी में पूछा जाता है। 2.8 मैक की स्पीड है। ध्वनि की गति से लगभग में 3 गुना, यानी लगभग 3400 किलोमीटर 1 घंटे में जा सकता है। 3400 किलोमीटर 1 घंटे में जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड है। ध्वनि जितना तेज़ जाती है उससे 3 गुना ज़्यादा की लगभग में स्पीड माना जाता है। 2.8 मैक, 1 मैक का मतलब होता है लगभग में ध्वनि की गति के हिसाब से। शुरुआत में इसकी मारक क्षमता 290 किलोमीटर थी, लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम MTCR में भारत के शामिल होने के बाद इसको रेंज को बढ़ा करके 400 से 500 किलोमीटर के आसपास कर दिया गया है। कुछ संस्करण में 600 किलोमीटर तक की रेंज की बात सामने आई है, लेकिन भारत सरकार उसकी पुष्टि कभी भी नहीं करते हैं। रेंज को हम सटीक रूप से कभी भी नहीं बताते हैं। 250 से 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड, विस्फोटक या परमाणु ले जा सकती है ये, यानी कि नॉर्मल विस्फोटक भी और परमाणु हथियार भी ले जा सकती है ये। लॉन्च प्लेटफॉर्म ब्रह्मोस को तीनों स्थलों से, यानी कि जल, थल और नभ, तीनों जगह से इसको लॉन्च किया जा सकता है। नभ यानी कि आकाश में इसको सुखोई MKI के द्वारा इसको लॉन्च किया जा सकता है। सुखोई तो जानते ही हैं, ये भी रूसी हथियार है। सटीकता फायर एंड फॉरगेट मॉडल पर आधारित है, यानी कि एक बार छोड़ दिया उसके पश्चात इसको कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देना होता है, कुछ भी नहीं, ये लक्ष्य को पीछा करके गिरा सकता है। 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जिससे रडार के पकड़ में नहीं आती है। ज़मीन से मात्र 10 मीटर ऊंचा, यानी कि अगर कोई 2 फ्लोर का बिल्डिंग है तो उससे कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है ये। 10 मीटर की ऊंचाई इतना ही कम होता है ना। और सोचिए ज़रा कितना कम ऊंचाई हुआ। तो इस ऊंचाई पर कभी भी रडार के द्वारा आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो रडार के द्वारा भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। मैन्युअल तकनीक, हाल के संस्करण मैन्युअल तकनीकी जोड़ी के, जिससे यह उड़ान के दौरान अपने मार्ग बदल सकती है, जिससे इसे रोकना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, यानी कि उड़ने के दौरान भी अपना रास्ता चेंज कर लेती है। प्रकार व संस्करण जमीन से लॉन्च, भारतीय सेना के तीनों रेजिमेंट में ब्रह्मोस ब्लॉक 1, 2 और 3 शामिल है। इसमें पूर्वी लद्दाख जैसे क्षेत्रों में भी चीन के सीमा पर हमने तैनात किया हुआ है। भारतीय नौसेना के 8 से अधिक युद्धपोत पर ब्रह्मोस तैनात हैं। यह लंबवत और झुकी हुई दोनों अवस्थाओं में लॉन्च की जा सकती है, यानी कि ऐसे भी लॉन्च कर सकते हैं हम, इसके बाद ये 90 डिग्री मुड़ जाती है, और ऐसे भी हम लोग लॉन्च कर सकते हैं इसको। वायु से लॉन्च सुखोई MKI के द्वारा लॉन्च किया था, पनडुब्बी से भी किया था। ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन, यह हल्का और छोटा संस्करण होगा, जिसकी मारक क्षमता 5 गुना तक बढ़ाई जा रही है। यह भविष्य MiG-9 और राफेल जैसे विमानों से भी लॉन्च किया जाएगा। इसका छोटा और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक भी हम बना रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल जो कोई रोक नहीं सकता, फिर उसको दुनिया के किसी भी रडार के द्वारा डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा उसको रोका नहीं जा सकता है अब तक। 7 से 8 मैक की गति होगी, 1500 किलोमीटर तक का रेंज होगा, यानी कि एक छोटा वर्जन बना रहे हैं जिसको हम लोग राफेल जैसे युद्धक विमान से लॉन्च कर सकें, और एक बड़ा वर्जन ही बना रहे हैं जो हाइपरसोनिक होगा। तकनीकी विशेषताएं क्या हैं? इंजन ब्रह्मोस रैमजेट इंजन से संचालित होती है, जो इसे सुपरसोनिक गति प्रदान करती है। सीकर और बूस्टर, हाल के संस्करण में स्वदेशी सीकर जैसे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और बूस्टर जोड़े गए हैं, जो इसकी सटीकता और शक्ति को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सुपरसोनिक गति का लाभ, इसकी तेज गति के कारण लक्ष्य को भेजने का समय कम होता है, जिससे दुश्मन के पास प्रतिक्रिया का समय ही नहीं बचता है, जैसा कि किराना हिल्स में नूर खान एयरबेस पर देखा गया है। इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर की दूरी पर है नूर खान एयरबेस। जैसे दिल्ली के समीप में हिंडन है ना, यहीं पर है नोएडा के पास में हिंडन, तो वैसे ही है वो, जैसे दिल्ली में है ना पालम, वैसे ही इस्लामाबाद में है वो नूर खान एयरबेस, जिसको हिट किया है हमने। तैनाती और उपयोग, भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा इसको तैनात किया गया सभी सीमाओं पर, चीन के साथ सीमा पर और पाकिस्तान के साथ सीमा पर इसको हमने तैनात किया हुआ है। भारत ने 2022 से फिलीपींस के साथ $375 मिलियन का सौदा किया, जो ब्रह्मोस मिसाइलों का पहला निर्यात था, हमने बेचा है इसको। इंडोनेशिया और अन्य पूर्व दक्षिण एशिया के देशों के साथ बातचीत चल रही है और वो खरीदेंगे भविष्य में, अब खरीदार बढ़ सकते हैं। रणनीतिक महत्व, यह मिसाइल पाकिस्तान चीन जैसे पड़ोसी देशों के खिलाफ एक रणनीतिक हमें रूप से बढ़त हासिल करके देता है, क्योंकि इसके आस पड़ोस में भी कोई भी मिसाइल नहीं है।
ये लाहौर इस्लामाबाद जैसे शहरों को मिनटों में निशाना बना सकती है और बनाया भी गया है। उत्पादन भविष्य, लखनऊ में एक यूनिट लगाया गया है, स्वदेशीकरण भी किया जा रहा है, बहुत बड़े स्तर पर इसका उत्पादन हम लोग कर रहे हैं। निर्यात की संभावनाएं भी हैं। पहला परीक्षण 2001 में किया गया था, हाल में भी कई सारे परीक्षण किए गए हैं। सारा कुछ इसके बारे में डिटेल मैंने आपको पढ़ा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है द हिंदू में आया डिटेल आर्टिकल कि इंडियाज राइजिंग ई वेस्ट टू नीड टू रिकास्ट इस मैनेजमेंट, यानी कि कहा गया है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या होता है, क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र, इलेक्ट्रॉनिक उपयोग बढ़ रहे हैं, वस्तुओं का उपयोग बढ़ रहा है। तो जो वस्तु है, जैसे आपने पिछले साल फ़ोन लिया, इस साल आप चेंज कर देते हैं। क्यों चेंज करते हैं? तो बस नया फ़ोन आ गया मार्केट में, कैमरा अच्छा मिल जाएगा उसमें। जबकि अगर देखा जाए तो एक फ़ोन का लाइफ कम से कम 5 साल होता है। मेरे हाथ में जो भी फ़ोन होता है कम से कम 5 साल चलता है। मुझे अपने पुराने फ़ोन छोड़ने में ज़्यादा दिक्कत आती है नए फ़ोन लेने की तुलना में। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ई कचरा जो क्रिएट होता है, मैंने क्यों उदाहरण दिया, वो मानव के बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण से भी क्रिएट होता है। हर साल आईफोन बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। वो कैपिटलाइज इकोनॉमी जो होती है दुनिया में, कैपिटलाइजेशन जिसको कहा जाता है, बाजारवाद जिसको कहा जाता है, वो आपको मजबूर करता है कि इस बार का आईफोन पिछले बार से बहुत अच्छा है इसलिए ख़रीद लो, क्योंकि उनको कंपनी को बढ़ाना है और आप जाते हैं खरीदने। पुराने वाले का क्या होता है, तो वो ई वेस्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाता है। उससे प्रकृति को, पर्यावरण को बहुत बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचता है। मैं आपको उदाहरण और भी देता हूं जो ई वेस्ट से इतर है। मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का क्या नुकसान हुआ है दुनिया को, मैं आपको बताता हूं। एडिडास, जारा और जो और भी 1-2 कंपनियां ले लीजिए, जैसे नाइकी, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने पिछले 1 वर्ष में जितने कपड़ों का निर्माण किया है वो पूरी दुनिया की आबादी से ज़्यादा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। टॉप 10 जो कंपनियां हैं, यहाँ पर मैंने 3 ही के नाम लिखे हैं। टॉप 10 जो कंपनियां हैं कपड़ों से संबंधित पूरे दुनिया भर के, उन्होंने इतने कपड़े बनाए हैं जितना पूरे दुनिया के लगभग में आबादी है। कहाँ गए वो सारे, कहाँ से आए उनको बनाने के लिए सामान? इसी को कहा जाता है प्रकृति का दोहन। जहाँ पर एक चीज़ से काम चलता है वहाँ पर 50 चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं आपको, तो बाकी चीज़ों का फिर क्या होता है? उनको बनाने में लगे पानी, उनको बनाने में लगे संसाधन, उनको बनाने में लगे बिजली, ये तो दुरुपयोग है। इसी का तो उपभोक्तावादी संस्कृति। ये मैं इसलिए आपको कह रहा था क्योंकि ई वेस्ट क्रिएट करने में सबसे बड़ा योगदान उसी का माना जाता है कि हर साल आपके गैजेट अपग्रेड हो जाते हैं, हर साल उसको खरीदने की आवश्यकता होती नहीं है। देखना तो आपको रील ही है, उस पर देखना तो आपको कैमरा ही ओपन करके है। कोई ऐसा तो है नहीं कि फ़ोन का उपयोग करके आप बहुत बड़े तीर मार रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्या होता है? उन सभी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कहते हैं जो अपनी उपयोगिता खो चुके हैं, फेंक दिया जाता है। उपयोगिता खो चुके हैं का मतलब ऐसा नहीं कि वो ख़राब हो गया है, बस हम उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं। स्मार्टफोन, लैपटॉप, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मेडिकल उपकरण, ये सारे आते हैं। बैटरी, सर्किट बोर्ड, मॉनिटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक शामिल होते हैं। इसे भारी धातु जैसे सीसा, पारा, कैडमियम, रसायन, साइनाइड, सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं जो पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़े स्तर पर हानिकारक होते हैं, बहुत ही बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं। ये कुछ जैसे राइट टू रिपेयरिंग का आपने नाम सुना है क्या? प्रीलिम एग्जाम यूपीएससी में ही शायद पूछा जाएगा। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका जैसे देशों में राइट टू रिपेयरिंग को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा था। इसका मतलब क्या होता है? राइट टू रिपेयर का मतलब क्या होता है? अमेरिका में मैक्सिमम जो वहाँ की संस्कृति है वो ऐसी बन गई थी, अगर किसी फ़ोन में कोई ख़राबी आता है तो वो बेच करके दूसरा फ़ोन ले लेते हैं। जबकि अपने यहाँ पर है रिपेयर का कल्चर, वहाँ पर नहीं था। वहाँ पर कंपनियाँ भी इसको प्रोत्साहित नहीं कर रही थी। वो पार्ट्स ही नहीं बनाती थी, ओपन करने का ही सोर्स नहीं बताती थी, कैसे ओपन करना है, कैसे इसको रिपेयर करना है या पार्ट्स को कैसे चेंज करना है, वो पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं करवाना। मान लीजिए आपका फ़ोन ख़राब हो और आप जाएँ फ़ोन लेकर के मुझे सैमसंग का कैमरा चेंज करवाना है, वो कैमरा मार्केट में अवेलेबल हो ही ना, तो आपको मजबूरन क्या होगा, या तो नया फ़ोन लेना पड़ेगा या तो डुप्लीकेट आपको आइटम उपयोग करने पड़ सकते हैं। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये कंपनियाँ आपको मजबूर करती हैं कि आप क्या खरीदें, दूसरी बार जा कर के फिर से फ़ोन खरीदें। एक उदाहरण उसका क्या है? उदाहरण है उसका कि आपके फ़ोन में, समझाता हूँ ना, आप सभी और हम सभी इसका शिकार होते हैं। आपके फ़ोन में अगर नया फ़ोन लिया होगा तो उसमें अब आपको ईयरफोन लगाने का स्थान नहीं दिया जाता है। जैक वाले हेडफोन उन्होंने बंद कर दिए, ईयरफोन बंद कर दिए। हेडफोन अलग होता है, ईयरफोन उन्होंने बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? क्योंकि उनको चाहिए था कि ब्लूटूथ वाले हम बनाएं, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो सकता है। वायर्ड वाले जो होते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं।
उन्होंने बंद कर दिए। क्या उनसे किसी ने पूछा कि क्यों आपने बंद किए, क्यों आप लोगों को विवश कर रहे हैं कि अब केवल फ़ोन दूंगा मैं आपको, आप ईयरफोन लेना चाहते हैं, बड्स लेना चाहते हो तो अलग से खर्चा करें। क्या वायर ईयरफोन जो था उससे बेनिफिट नहीं था हमें, उसके लिए हमें बैटरी नहीं लगाना था, उसके लिए हमें प्रकृति से और भी चीज़ों को ला करके ईयरबड्स नहीं बनाना था। तो ये तकनीक के स्तर पर शुरुआत हुआ, लेकिन देखिए क्या नुकसान पहुंचा रहा है ये। जो पहले फ़ोन के साथ फ्री में मिल जाता था वो आपको परचेज करना पड़ता है। ये आपके समक्ष मैंने एक उदाहरण बताया है। और इसको बढ़ावा कैसे दिया जाता है, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा और सेलिब्रिटी के द्वारा। भारत में 2017 से 2023-24 तक भारत में ई कचरा 151.09% बढ़ा है। 7,08,445 मीट्रिक टन से 17,78,400 मीट्रिक टन तक हो गया है ये ई कचरा। इसमें वही कचरे शामिल हैं जो आप और हम उपयोग करके फेंक देते हैं। भारत दुनिया के शीर्ष ई कचरा उत्पादकों चीन, अमेरिका, जापान, जर्मनी में शामिल है। विश्व स्तर पर 2022 में 62 मिलियन मीट्रिक टन ई कचरा उत्पन्न हुआ। 2030 तक 82 मिलियन तक पहुंच गया है। यूएन की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार से 22.3% ई कचरे का औपचारिक रिसाइकलिंग हुआ है। बाकी जो 88% हैं, 78% जो कचरे हैं वो कहाँ गए? हमने केवल और केवल 22.3%, 77.7% जो कचरे हैं वो कहाँ गए? वो सारे प्रकृति में फेंक दिए गए और वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। समस्या क्या है? पर्यावरणीय प्रभाव होता है। मिट्टी, पानी, हवा प्रदूषित होती है। रासायन पानी में रिश्ते हैं जिससे प्रदूषण होता है। जलवायु परिवर्तन की संभावनाएं बनती है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अनौपचारिक रिसाइकलिंग से काम खत्म करने वाले खासकर महिला और बच्चे विषाक्तता के संपर्क में आते हैं। श्वसन रोग, कैंसर जैसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं क्योंकि कई सारे भारी धातु का भी उपयोग इनको इक्विपमेंट को बनाने में किया जाता है। समुदायों का नुकसान होता है। संसाधनों की हानि होती है। भारत हर साल 80,000 करोड़ रुपए के मूल्य के धातु जैसे सोना, तांबा को रिकवर करने में विफल रहता है। ये वही सोना, तांबा है जो आपके फ़ोन, लैपटॉप और आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में मौजूद हैं, जिनको थोड़ी सी मेहनत करके हम निकाल सकते हैं। आर्थिक नुकसान इसको कहा जाता है। सामाजिक प्रभाव भी होता है। अनौपचारिक रिसाइकल को कम आय और असुरक्षित कामकाजी स्थिति का सामना करना पड़ता है। गरीब समुदाय बोझ बढ़ता है। अक्सर कचरे के ढेर के पास में रहते हैं ये। समाधान कैसे हो सकता है? EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप देखते होंगे अमेजन से लेकर के, फ्लिपकार्ट से लेकर के सभी प्लेटफॉर्म पर सभी कंपनियों को अगर आप वेबसाइट पर खोलेंगे तो अगर आप फ़ोन खरीदने जाते तो वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है कि आप अपना एक्सचेंज करके फ़ोन खरीदना चाहते हैं, यानी कि आप अपना पुराना फ़ोन सबमिट करके नया फ़ोन लेना चाहते हैं। अगर आप उनके रिपेयरिंग सेंटर वगैरह पर जाएंगे तो वहाँ पर भी ऑप्शन होता है कि आप अपना पुराना फ़ोन यहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए और आप नया फ़ोन उसी दाम के समतुल्य ले जा सकते हैं। ये ऑप्शन कहाँ पर होता है? तो जितना पुराना आपका फ़ोन है उस हिसाब से आपको कॉस्ट मिल जाता है। ये क्या है? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कचरा को, कंपनियां प्रोड्यूस कर रही हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पहला कि वो इसको लेकर क्या करें, सख्ती से निपटने का प्रयास करें। फ्लोर प्राइसिंग लागू करें। EPR प्रमाण पत्रों के लिए न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना ताकि औपचारिक रिसाइकलिंग को बढ़ावा मिले, अनौपचारिक क्षेत्र की लागत को कम कर सकें। अवैध डंपिंग पर रोक है कि आप कहीं पर भी डंप नहीं कर सकते इस तरह के कचरे को। ऐसा ना हो कि दूसरे देश ला करके इस देश में अपना ई कचरा डंप कर देते हैं। बेसल कन्वेंशन है इसी संबंधित। आपसे प्रीलिम एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेसल कन्वेंशन 1989 निम्न में से किससे संबंधित है, तो वहाँ बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान से संबंधित है ये। यूएन का ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर और स्टेप इनिशिएटिव जैसी पहले रिसाइकलिंग को बढ़ावा देती हैं। सभी देशों को इनका समर्थन भी करना चाहिए। वैश्विक मानक स्तर पर जैसे WEEE EU का एक मानक स्तर है। मान लीजिए पूछे आपसे प्रीलिम एग्जाम में कि हाल ही में चर्चा में रहा EU का WEEE, ये क्या है? तो वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जैसे जो निर्देश हैं ये EU ने पारित किए हैं। सभी देशों के समान रिसाइकलिंग मानक अपनाने चाहिए जैसे EU ने अपनाया हुआ है, यूरोपियन यूनियन ने अपनाया हुआ है। प्रौद्योगिकी नवाचार। भारत में स्वचालित रिसाइकलिंग मशीनें इस प्रकार की बनाई गई कि इनको रिसाइकल किया जा सके। विश्व स्तर पर कई स्तरों पर रिसाइकल किया जाता है। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र के 95% जो प्रभुत्व है, यानी कि ई वेस्ट के निपटान में जो इसका तरीका होता है साइंटिफिक, उसका पालन न करते हुए जो इसका साइंटिफिक तरीका नहीं होता है उसका पालन किया जाता है। ये 95% भारत में नॉन साइंटिफिक तरीके का उपयोग किया जाता है ई वेस्ट के निपटान में।
ठीक है, तो इसको हमें कम करना पड़ेगा। समझिएगा, मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ाया है, आपको कारण बता दिए हैं और समस्या बता दिया है, समाधान का प्रयास बता दिया है, वैश्विक स्तर पर समाधान बताया है, प्रभाव भी मैंने आपको पढ़ाया है, वर्तमान में क्या कंडीशन है ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।